हेलो बच्चास, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी #मयंक सर। और आज हम लोग जो करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर करने वाले हैं, अर्ली नेशनलिस्ट। ठीक है, जिनको हम लोग मॉडरेट्स भी बोलते हैं। अब ये चैप्टर थोड़ा सा आराम से करेंगे क्योंकि हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। ओके, लेट मी ट्राई एंड मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर यू। हम लोग अगर देखें तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया को अपन 1885 से लेकर 1947 तक 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है, 1885 से लेकर 1905 को हम लोग बोलेंगे अर्ली नेशनलिज्म। ठीक है, द एज ऑफ मॉडरेट्स। ठीक है, उसका 1905 से लेकर 1919 तक हम लोग बोलेंगे असर्टिव नेशनलिज्म या एक्सट्रीमिस्ट का जमाना। ठीक है, 1999 के 1919 यानी कि उसके 1920 के बाद तो आ गए थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का जमाना हम बोल सकते हैं 1919 से लेके 1942 तक महात्मा गांधी का जमाना था। ठीक है, और 1942 से लेके 1947 तक हमारा फाइनल फेज ऑफ इंडिपेंडेंस था। तो इसको हम लोग बहुत इजीली 4 फेज में बांट सकते हैं। पहला फेज है तो अर्ली, ठीक है, जिसको मॉडरेट्स बोलेंगे, फिर एक्सट्रीमिस्ट, फिर महात्मा गांधी और फाइनल फेज। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले अर्ली नेशनलिस्ट के बारे में, मॉडरेट्स के बारे में। ठीक है, तो मॉडरेट्स को एक्चुअली हम लोग को जो हिस्ट्री में बोला भी है, वैसे तो बहुत सारे लीडर थे, लेकिन दादाजी लोग के बारे में बात करने के लिए बोला दादाजी। इसी का मैंने कोड बनाया है DGS, यानी कि दादाजीज। दादाजीज, ठीक है। तो DGS में कौन कौन आएगा? D से दादा भाई नौरोजी, G से गोपाल कृष्ण गोखले और S से सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। कोड DGS, दादाजीज। They are some very very important दादाजीज in our life also। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी फ्रॉम D, G से गोपाल कृष्ण गोखले, दादाजीज, S से सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अर्ली नेशनलिस्ट के बारे में। हम लोग को इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है और आपको जान के बहुत इंप्रेसिव भी लगेगा कि हम लोग के दादाजी लोग कितने टैलेंटेड थे। ठीक है, द अर्ली नेशनलिस्ट्स वर नोन एज द मॉडरेट्स। उनको हम लोग मॉडरेट्स बोलते थे। दे वर ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स इन इंडिया एक्टिव बिटवीन 1885 टू 1905 या 7 बोल सकते हैं अपन। ठीक है, Their emergence marks the beginning of organized national movement in India। दादाजी लोग ऐसे वैसे आदमी नहीं थे, लोग अंडर एस्टिमेट मत करो भाई साहब। वो लोग ने इंडिया में सबसे पहली बार ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट लेकर वो लोग आए। ठीक है, उसमें अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो फिरोज शाह मेहता जी बहुत इंपॉर्टेंट थे, दादा भाई नौरोजी तो अपन ने बात की है, बहुत अच्छे थे। उनके बारे में एक और चीज मालूम क्या है? They were all from educated middle class। कोई भी ऐसा नहीं था, सब पढ़े लिखे लोग थे। They were not royalties, माने वो रॉयल खानदान के नहीं थे, लेकिन एजुकेटेड मिडिल क्लास के पैसे वाले लोग थे। इसी के लिए तो उनका एजुकेशन भी लंदन में हो जाता करके। दादा भाई नौरोजी तो लंदन में ही रहते थे। सोचो हम लोग का मन करता है हम लोग लंदन जाए, और दादा भाई नौरोजी वाज एक्चुअली सेटल्ड इन लंदन में। ओके, तो द अर्ली नेशनलिस्ट जो हैं, उनका एक और खास बात क्या था ना, कि वो लोग कोई भी काम करते थे। दे आर नोन एज अर्ली नेशनलिस्ट बिकॉज दे बिलीव्ड इन डिमांडिंग रिफॉर्म्स व्हाइल अडॉप्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल मींस टू अचीव द एम्स। अब पता है ना, दादाजी लोग हैं, तो तुम अगर अपने दादाजी को भी देखोगे, हम लोग के दादाजी ना बहुत सिस्टमैटिकली काम करते हैं, क्योंकि उन्हीं के एरा के हैं वो लोग। खैर उनसे भी बहुत पुराने हैं वो लोग तो, दादा भाई नौरोजी, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं ना, बहुत सिस्टमैटिकली बहुत अच्छे से काम करते हैं। हम लोग उतना आजकल नहीं करते अच्छे से काम। तो उन लोग का काम क्या था ना, वो लोग जो भी डिमांड करते थे अंग्रेजों से, बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से मानते थे। उनके अंदर एक बात और भी थी कि दे हैड फुल फेथ टू द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस, fair play, honesty and integrity, while they believed that British rule was a boon for India। ये बात और आप समझ लो, ये आपको ना बार-बार आंसर मिलना पड़ेगा कि the early nationalists had full faith in the British sense of justice, fair play, honesty and integrity, while they believed in British rule was a boon for India। उनको ऐसा लगता था कि ब्रिटिश रूल इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा है भी ना, क्योंकि ब्रिटिश के आने के बाद बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स हुए थे। ये बात और है कि उनका मेन जो मोटिव था वो हम लोग को खराब करने का था, हम लोग से वेल्थ को ड्रेन करने का मोटिव था। ये उनका खराब बात था। लेकिन ब्रिटिश के आने से हम लोग को इनिशियली कुछ लाभ तो हुआ है, इस बात को हम लोग नहीं हटा नहीं सकते। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं द एटीट्यूड ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट टुवर्ड्स द ब्रिटिश। द अर्ली नेशनलिस्ट हैड फेथ इन ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। बता दिया, दे बिलीव दैट द ब्रिटिश वुड ग्रांट होम रूल्स टू इंडिया। उनको कहीं ना कहीं लगता था कि ब्रिटिश जो है एक ना एक दिन हम लोग को, इंडिया को, खुद को, इंडियंस लोग को रूल करने के लिए देगा। ये उनका फर्म बिलीव था। वो उनको लगता था कि ब्रिटिशर काफी ऑनेस्ट लोग हैं, झूठ नहीं बोलते, जस्टिस उनको अच्छा लगता है, तो उनको ऐसा लगता था हम लोग का होम रूल आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। मैं आपको बता दूं, ज्योग्राफी के सारे नोट्स कंप्लीट हैं, हिस्ट्री के भी नोट्स कंप्लीट हो रहे हैं और होते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग के जो नोट्स हैं वो वीडियो के हिसाब से बनते हैं। तो अगर आप अभी नोट्स के लिए एनरोल कर लोगे तो जितने नोट्स अभी रेडी हैं आपको मिल जाएंगे और आपको वीडियोस देखने में भी आसानी हो जाएगा। और जैसे जैसे हमारे नोट्स बनते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको भेजते जाएंगे। तो अपनी कॉपी अभी मंगा लो, वरना एग्जाम में बहुत देरी हो जाएगा बेटा।
क्योंकि मेरा नोट्स और मेरा वीडियो अगर आप संग में देखोगे तो आपको चैप्टर दोबारा पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। वैसे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बैक बेंचर्स एकेडमी के जितने भी बच्चे हैं सब लोग 100 में से 100 लाने की कोशिश करेंगे। हम लोग 95 भी नहीं जा रहे। लास्ट टाइम बहुत जन को 94 95 आया, बट दिस टाइम वी आर टारगेटिंग 100। तो इस बार हम लोग के नोट्स बहुत स्पेसिफिक बन रहे हैं। आप अभी से एनरोल कर लो। वीडियोस के संग अगर नोट्स देखोगे ना तो बहुत मजा आएगा। backbenchers.mayanksir@gmail.com में करके आप नोट्स ले सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए मैंने कोड बनाया यूसीपी, यूसी प्लीज। माने वो लोग जो भी बात करते थे ऐसे ही बात करते हैं, यूसी प्लीज। यू से क्या है, अनलिमिटेड बिलीव इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस। ठीक है, उनको ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस पे बहुत बिलीव था। सी से कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर रिफॉर्म्स सॉट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द ब्रिटिश रूल। वो जो भी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क से करना चाहते थे। और पी से पेटिशन, प्रे एंड प्लीज वेयर द वे ऑफ ऑपरेटिंग। उनका काम करने का तरीका क्या था, वो पेटिशन करते थे, प्रेयर करते थे और प्ली करते थे। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स एंड डिमांड्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट की, अगर हम लोग बात करें, इसका भी मैंने कोड बनाया एस, ACES, एस। ठीक है, ए से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, सी से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ई से इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स और एस से जो था हम लोग का सेफगार्डिंग द सिविल लिबर्टीज। हम लोगों ने प्रेम बनाया था ना, प्रेम वाला याद है ना, 1857 वाला। वैसे ही मैंने इसका कोड बनाया एसेस। तो उनके कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स थे जो कि अलग अलग क्या नाम है क्षेत्र को या पैरामीटर्स को डिफाइन करते थे। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, माने अगर हमको देश को चलाना है उसके लिए क्या रिफॉर्म्स थे। उन्होंने बोला कि हम लोग को, इंडियंस लोग को एम्प्लॉयमेंट इन हायर सर्विसेज, हम लोग को एक पोस्ट ऊपर एम्प्लॉयमेंट चाहिए बिकॉज हम लोग डिजर्व करते हैं। अंग्रेज तो हम लोग सबको क्लर्क बनाना चाहते थे। ठीक है, पर हमारे दादाजी लोग के कारण, DGS दादा भाई नौरोजी, जी से गोपाल कृष्ण गोखले एंड एस से सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादाजी याद रखिएगा, दादाजी जिंदाबाद। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या थे, एम्प्लॉयमेंट इन हायर सर्विसेज, रिप्रेजेंटेशन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अभी भी पढ़ रहे हैं ना कि हमारा जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से अलग है। एंड साइमल्टेनियस एग्जाम इन इंग्लैंड और इंडिया, इंग्लैंड और इंडिया में संग में एग्जाम होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कर ले तो वो लोग चाहते थे कि हम लोग को डोमिनेंट स्टेटस मिले। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपेंशन हो, ज्यादा इंडियंस लोग रहें, और अबॉलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में ऑब्वियसली लैंड रेवेन्यू को कम करने की बात करी थी, प्रोटेक्शन ऑफ पीजेंट्स की बात हो रही थी, चीप क्रेडिट देने की बात हो रही थी, अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, बाद में गांधी जी ने डांडी मार्च भी किया इसको लेकर, इंपोजिंग टैक्स ऑन इंपोर्ट्स एंड रिडक्शन इन आर्मी एक्सपेंडिचर। वो हमारे इंडियंस बोल रहे थे आर्मी तो हमारी है ही नहीं, सब तो अंग्रेज लोग आते हैं, कमांडर बन जाते हैं, पैसा लेके चले जाते हैं, तो हमको आर्मी को नहीं देना, हमको अपने गरीबों में देना है, हमको एजुकेशन चाहिए, उसमें पैसा खर्च कीजिए। ठीक है, अच्छा, सेफ गार्डिंग द सिविक लिबर्टीज में क्या था, फ्रीडम ऑफ स्पीच और लिबर्टी की छूट होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, हम लोग का जो क्या नाम है प्रेस एक्ट है उसके अंदर काफी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर में आपको बहुत रियायत देनी होगी। नाउ व्हाट आर द बिलीव्स एंड मेथड्स ऑफ अर्ली नेशनल। बिलीव्स का तो हमने बात कर लिया था कि वो लोग बिलीव करते थे कि ब्रिटिश बहुत जस्टिस करते हैं, ऑनेस्ट हैं, अच्छे लोग हैं। द अर्ली नेशनलिस्ट बिलीव्ड इन पेशेंस एंड कंसिलिएशन रादर देन कन्फ्रंटेशन। हमारे दादाजी लोगों को लड़ाई पसंद नहीं थी, उनको लगता था कि पेशेंस और कंसिलिएशन ज्यादा बेटर होगा, बातचीत करके मुद्दा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अडॉप्टिंग ऑर्डरली प्रोग्रेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू रियलाइज द एम्स। अच्छा, बहुत जन के दिमाग में ये है ना कि मॉडरेट्स लोग कोई काम के नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा। उनका काम करने का तरीका अलग था। ठीक है, वो बहुत सिस्टमैटिकली जाते थे, लॉफुल मीन्स जाते थे, लेकिन इफेक्टिव नहीं थे, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को बड़ा दुख होता है जब बहुत सारे हिस्टोरियंस बोल देते हैं कि उनका फेलियर हुआ। फेलियर नहीं बोलना चाहिए यार, आई डोंट नो, हर इंसान ने जिसने देश के लिए काम किया ना, वो फेलियर नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हम लोग को ऐसा बोलते हैं फेल क्यों हो गया उनका, लेकिन उनके मेथड्स स्लो थे लेकिन स्ट्रॉन्ग थे। हमारे दादाजी लोग जो भी काम करते हैं, हो सकता है थोड़ा आस्ते करते होंगे, लेकिन काम सॉलिड करते हैं वो लोग। ठीक है, उनका मुद्दा था कि हमको एजुकेट करना है पीपल को, हम लोग को पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अराउज करना है एंड टू क्रिएट पावरफुल पब्लिक ओपिनियन, और लोगों को पढ़ा लिखा बनाना है जिससे पब्लिक का ओपिनियन आए। आज भी हमारा ओपिनियन कुछ नहीं है, सच बोला जाए तो आज भी हम लोग बहुत पीछे रह गए। हम लोग का ओपिनियन क्या है ना, किसी और के ऊपर, वी शुड नॉट बी हिज मास्टर्स वॉइस। कोई और क्या बोलता है उससे मेरा ओपिनियन नहीं बनना चाहिए, मुझे क्या लगता है उससे ओपिनियन बनना चाहिए। और वो तभी आएगा जब एजुकेटेड हो, आप ठीक से चीजों को समझो। तो वो यही चाहते थे कि पब्लिक ओपिनियन हम लोग फॉर्म करें। इसके लिए वो लोग प्रोसेशंस निकालते थे, मीटिंग्स करते थे, स्पीचेस डिलीवर करते थे। ठीक है, तो उनके काम करने के तरीके में क्या करते थे, वो लोग पिटीशन लगाते थे हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, बड़े बड़े छोटे लोग से बात नहीं करते थे, सीधा हेड को वो लोग लेटर्स लगाते थे, फिर रेजोल्यूशंस पास करते थे, मीटिंग करते थे सिटीज में, कंट्री साइड में।
ठीक है, मेमोरेंडम प्रिपेयर करते थे गवर्नमेंट कमिटी के लिए, लीफलेट बांटते थे, पैम्पलेट्स बांटते थे, और कभी कभी वो लोग डेलीगेशंस भेजते थे इंग्लैंड कि सीधा क्वीन को जाके बोले कि यहाँ पे ब्रिटिश लोग क्या खराब कर रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। माने काम जो भी है पूरा पेपर वर्क में और लीगल डॉक्यूमेंटेशन के साथ करते थे। ठीक है, द अर्ली कांग्रेसमैन जितने भी थे वो लोग कोशिश करते थे कि ब्रिटिश लोग है ना वो ठीक है, अच्छे हैं, वो लोग यहां से चले जाएं और हम लोग को वो लोग हेल्प करें, ना कि हम लोग को लूटे। ठीक है, अच्छा ब्रिटिश गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या था उनकी तरफ में? जब हम लोग का इंडियन नेशनल कांग्रेस इनिशियली बना ना तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इतना प्रॉब्लम नहीं था। In the beginning, the British government looked upon the action of the early nationalists favorably. शुरू में उनको लगता था चलो एक तो पार्टी मिल गई है, अब एक तो इंडिया की एक तो पार्टी है, अगर हमको कोई भी रूल पास करना है इंडियन नेशनल कांग्रेस को बोल देंगे, वो लोग पूरी इंडिया को बोल देगी। तो स्टार्टिंग में वो लोगों को ना नेशनल कांग्रेस अच्छी लगती थी, इनफैक्ट उन्होंने उनको पार्टी में भी बुलाया हुआ है। ठीक है, लॉर्ड डिफरेंट जो थे उन्होंने कलकत्ता में एक बार गार्डन पार्टी हुआ था उसमें भी नेशनलिस्ट को इनवाइट किया था, फिर चेन्नई में एक बार हुआ था तब भी इनवाइट किया था। तो स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन बाद में ड्यूफरिन जो है उसने अटैक किया अर्ली नेशनल को, स्पीच एंड रिडिक्यूल्ड देम एंड सेड दैट ये लोग जो है डिसलॉयल बाबूज एंड वायलेंट विलेंस है। ओके, अब फिर ये मेरे को बहुत दुख होता है बताने के लिए, लेकिन इसमें बात है व्हाट आर द फेलियर्स एंड अचीवमेंट ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। ठीक है, तो अर्ली नेशनलिस्ट का फेलियर के लिए मैंने कोड बनाया बेग, BEG। ठीक है, तो उनका फेलियर बी से माने बेगिंग मेथड्स ऑफ प्रेयर एंड पिटीशन। बहुत जन बोलते हैं ये प्रेयर करना, पिटीशन लगाना इस काइंड ऑफ बेगिंग, तो उनको वो लोग आर्म चेयर पॉलिटिशियन नहीं बोलते, माने बैठे बैठे लेटर लिखने से काम नहीं होगा, आपको फील्ड में आना पड़ेगा। वो फील्ड में थ्रू लेटर जाते थे, फिजिकली नहीं जाते थे, ये एक तो प्रॉब्लम वो लोग मानते हैं। दूसरा वो लोग मानते थे कि क्योंकि कोई इंग्लिश एजुकेटेड पीपल थे, ई से इंग्लिश एजुकेटेड पीपल थे, तो मिडिल क्लास के साथ उनका रैपो अच्छा था, लेकिन एक मास मूवमेंट नहीं था, मास अपील नहीं था, क्योंकि पढ़े लिखों का ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गया। ठीक है, अच्छा उनके गोल्स जो थे ना वो वेल डिफाइंड नहीं थे, वो खाली मांग ही रहे थे, अंग्रेज ऐसा कर दे, अंग्रेज वैसा कर दे, अंग्रेज क्या कर दे, ये क्लियर नहीं था। तो BEG, बी से बेगिंग मेथड, ई से इंग्लिश एजुकेटेड पीपल वेर ओनली इंटरेस्टेड, और जी से गोल्स वेर नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन उनकी अचीवमेंट्स क्या है? काफी अचीवमेंट्स है। उसके लिए मैंने कोड बनाया प्रेस एन, प्रेस फॉर नेशनल कॉन्शियसनेस। तो एन से नेशनल कॉन्शियसनेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस आने के बाद हम एक हुए, कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगने लगा था इंडिया एक है। पहले तो इतने सारे राजा, प्रिंसली स्टेट, ये नवाब और ये और वो और हैन और तैन, लेकिन एक पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी एक नेशनल पार्टी थी, तो एक नेशनल कॉन्शियसनेस बना। ठीक है, प्रोमोटेड, वी प्रोमोटेड न्यू आइडियाज, उन्होंने प्रमोट किए। ठीक है, पहली बार हम लोगों ने ये चीज सीखी, लिबर्टी क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है। ऑब्वियसली फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन सीखे, पढ़े लिखे लोग थे, तो वहां वाला कंसेप्ट यहां लगाया उन्होंने। सेक्युलरिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है, लिबर्टी क्या होता है, हम लोग ने ये सब आइडियाज को उन्होंने प्रमोट किया। अच्छा, उन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन को एक्सपोज किया कि इंग्लिश किस तरह से इंडिया को लूट रहा है, ये इन्होंने एक्सप्लॉइट किया। रिफॉर्म्स वे नीडेड, उन्होंने बताया कि हम लोग को बहुत सारे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स चाहिए। ठीक है, इंडियंस को हम लोग को रूल करना इन अकॉर्डेंस विद द इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस, ना कि इन अकॉर्डेंस विद द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश। जस्ट सेवरल रिफॉर्म्स टुक प्लेस, बहुत सारे रिफॉर्म्स उन्होंने क्रिएट भी किए, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन बनवाया उन्होंने। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स फॉर साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन बनाया। ठीक है, और इंडियन काउंसिल एक्ट 1992 बनाया। ठीक है, अब हम लोग फटाफट कर लेते हैं, बेसिक टाइम नहीं है लेकिन हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन आता है कि आप दो ऑब्जेक्टिव्स बताइए, दो क्या बताइए, आप बताइए दो मेन क्या नाम है अचीवमेंट्स या कंट्रीब्यूशन क्या था दादा भाई नौरोजी का। ठीक है, क्या नाम है गोपाल कृष्ण गोखले का, एंड क्या नाम है हम लोग ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का। दादा भाई नौरोजी के बारे में फटाक से बात कर लेते हैं। ही वाज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, 3 बार नेशनल कांग्रेस के वो थ्राइस वो प्रेसिडेंट बने थे नेशनल कांग्रेस के 3 बार। यार लंदन में रहते थे यार हम लोग अभी भी जाना चाहते हैं ना। ही स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में रहते थे वो। ठीक है, और उन्होंने उनका सबसे बड़ा उनका जो बात है कि उन्होंने एक तो किताब लिखी थी। अच्छा मैं तुम्हें कंट्रीब्यूशन बताता हूं। इन 1886 ही फाउंडेड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, माने ब्रिटेन में उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया था टू इन्फॉर्म द ब्रिटिश ऑफ द ट्रू स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ इंडिया। माने इंडिया में ब्रिटेन क्या कर रहा है, ब्रिटिश क्या कर रहा है, उसके लिए उन्होंने इंग्लैंड में, ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया था। अरे ग्रेट आदमी थे भाई, ग्रेट आदमी थे। ठीक है, दादाजी नाम ऐसे थोड़ी है। He was the, ये सुनकर तो ना बड़ा छाती एकदम माने we will feel proud, you know, इतना प्राउड फील होगा। He was the first Indian to have won a seat in 1892 in the British House of Commons, माने ब्रिटेन में भी इलेक्शन जीता अगला। हैट्स ऑफ है। ठीक है, उनके एफर्ट्स के कारण, ये तुम लोग एग्जाम में लिख सकता है, it was due to his efforts that the British House of Commons passed a resolution recommending that the ICS exam be held simultaneously both in England and in India। उनके कारण ICS एग्जाम याद रखना,
उन्होंने एक फेमस थ्योरी दिया था, ड्रेन थ्योरी। ड्रेन का मतलब जानता है ना, पानी निकलने वाला। यहां बात हो रहा है वेल्थ निकलने वाला थ्योरी। ही एक्सप्लेन्ड हाउ इंडियाज वेल्थ वाज बीन टेकन अवे बाय द इंग्लैंड। समझ में आ रहा? राहुल, प्रीति, गौरव, आरव, मनीष, कहीं मत जाओ, बैठे रहो अभी, ऐसे रैंडमली नाम ले लिया। ही व्यूज ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी, आपको याद रखना पड़ेगा। ड्रेन थ्योरी याद है आपको? एक और, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अनब्रिटिश, नॉट ब्रिटिश रूल, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। और ही ऑलवेज एडवोकेटेड पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन पॉलिटिकल पावर एंड नॉट ब्रूट फोर्स। तो इसमें से कोई भी दो कंट्रीब्यूशन आप लिख सकते हो। नोट्स चाहिए तो आप देख लेना, नोट्स पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के। गोपाल कृष्ण गोखले इज वेरी फेमस। एक क्वेश्चन आता है कि हु इज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो गोपाल कृष्ण गोखले इज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। उन्होंने गांधी जी को साउथ अफ्रीका से इंडिया आने के लिए राजी किया था, क्योंकि गांधी जी एक बहुत बड़े नेता, वर्ल्ड लीडर बन गए थे। उनका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के केस में जो फाइट की थी साउथ अफ्रीका में, तो उन्होंने, गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को इंडिया में लाए। इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? ही इज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। माने इंडियन, गोपाल कृष्ण गोखले ने रियलाइज किया कि बहुत सारे इंडियंस को पता ही नहीं है कि कैसे काम करना है, तो उन्होंने एक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को फॉर्म किया था, ठीक है। सेल्फ रूल के लिए काफी काम किया था। ही कैंपेन फॉर द इंडिया सेल्फ रूल एंड सोशल रिफॉर्म। ही वाज अ लीडर ऑफ मॉडरेट फैक्शन ऑफ कांग्रेस पार्टी। कंट्रीब्यूशन तो को बता दिया मैंने, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी लिख देना एग्जाम में। रिडक्शन ऑफ सॉल्ट टैक्स एंड अबॉलिशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी उनका एक मेजर काम था, ठीक है। अच्छा, देखो ये सारे काम ना बाद में, क्योंकि वो गांधी जी के गुरु थे, तो बाद में गांधी जी ने उनके सारे जो उनके जितने भी थॉट्स थे, ड्रीम्स थे, उनको आगे लेकर गए। सॉल्ट के लिए गांधी जी लड़े, और गांधी जी भी लड़े इसके लिए, फ्री एजुकेशन के लिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राइमरी एजुकेशन को फ्री करने की बात की थी, ठीक है। ही प्लीडेड फॉर द रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू के लिए बात की थी उन्होंने, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को और जुडिशरी को अलग करने के लिए उन्होंने बात की थी। कोई भी दो याद करके आप लिख देना, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अपन को पता ही है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इज द मेन पर्सन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया था। इससे पहले उन्होंने इंडियन नेशनल, क्या नाम है आपका, कॉन्फ्रेंस बनाई थी, और एक तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाई थी, जो मर्ज हो गई इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, ठीक है। अच्छा, उनका सबसे अच्छी बात क्या है, उन्होंने एक तो किताब लिखी थी, अ नेशन इन मेकिंग, ठीक है। वो हमेशा इनजस्टिस के लिए और रिप्रेशन के लिए लड़ाई किए थे। अच्छा, वर्नाकुलर प्रैक्टिस, ये लिख देना एग्जाम में। He fearlessly criticized measures as the Arms Act and Vernacular Press Act, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे कि व्हाट आर द डिमांड्स हमने सिस्टमैटिकली पढ़ लिया। और ये आएगा कि दो आप बताइए, दो कंट्रीब्यूशन बताइए तीनों दादाजी के। दादाजी माने डी से दादा भाई नौरोजी, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, एस से सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। तो हम लोग का ये मॉडरेट्स का चैप्टर खत्म हो गया है। नोट्स ले लो, नोट्स के साथ वीडियोस देखोगे, बहुत मजा आएगा। लव यू, बाय।